केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे पुणे के रायगढ़ किले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी मां जीजाबाई को दी श्रद्धांजलि। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजपूत शासक राणा सांगा को अर्पित की श्रद्धांजलि। कहा, उनका शौर्य युगों युगों भारत भूमि को स्वाभिमान से सिंचित करता रहेगा। भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर 15 से 17 अप्रैल तक 3 दिवसीय भीम नगरी महोत्सव का होगा आयोजन। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे भीम नगरी महोत्सव का उद्घाटन, जहां होगा 75 से ज्यादा जोड़ों का विवाह। यूपी के संबल में हनुमान जयंती के अवसर पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। विवाद और मस्जिद मुद्दों के कारण तनाव के मद्देनजर की गई सुरक्षा व्यवस्था। राजस्थान के चूरू जिले में पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा के बीच आई तेज आंधी बारिश। घटना में घायल हुए 3 लोगों को भेजा गया अस्पताल। कार्यक्रम के लिए प्रशासन ने ली गई स्वीकृति, हुआ विवाद उत्पन्न। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों का। 10वीं शताब्दी के राजपूत शासक राजा राणा सांगा की आज जयंती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजपूत शासक राणा सांगा को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर लिखा कि धर्म रक्षा हेतु समर्पित रहे परम प्रतापी राणा सांगा जी की जयंती पर उन्हें कोटित नमन। वहीं राष्ट्रभक्ति और त्याग का प्रतीक उनकी यशगाथा इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। उनका शौर्य युगों युगों तक भारत भूमि को स्वाभिमान से सिंचित करता रहेगा। सीएम योगी ने दी राणा सांगा को श्रद्धांजलि। 10वीं शताब्दी के राजपूत शासक थे सांगा। तो वहीं भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर 15 से 17 अप्रैल तक 3 दिवसीय भीम नगरी महोत्सव का आयोजित किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ भीम नगरी महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय भीम नगरी आयोजन समिति के अनुसार 16 को पूर्व मुख्य न्यायाधीश बालकृष्ण और 17 को कैबिनेट मंत्री असीम अरुण भाग लेंगे। यहां आपको बताते चले कि ज्यादा जोड़ों का विवाह भी किया जाएगा। सीएम योगी करेंगे महोत्सव का उद्घाटन। कई जोड़ों का विवाह भी कराया जाएगा। 3 दिवसीय भीम नगरी महोत्सव का आयोजन, जहां सीएम योगी करेंगे आयोजन का उद्घाटन। 3 दिवसीय भीम नगरी महोत्सव का उद्घाटन। सीएम योगी करेंगे महोत्सव का उद्घाटन। यूपी की आर्थिक प्रगति देश भर में चर्चा का विषय है। आज 27.5 हजार करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था के साथ यूपी देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया है। देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान 9.2% है। जीडीपी में ग्रोथ राष्ट्रीय औसतन 9.6% की तुलना में 11.6% है। सीएम योगी इसे 2030 तक देश में नंबर 1 अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने के लिए लगातार प्रयास करते रहे हैं। वहीं निजी तौर पर आर्थिक विशेष और संस्थाओं का भी ये मानना है कि यूपी के विकसित भारत का ग्रोथ इंजन बन सकता है। वहीं हाल ही में लखनऊ में योजना विभाग की ओर से आयोजित कार्यशाला के नीति आयोग में पूर्व अध्यक्ष और राजीव उपाध्यक्ष और राजीव कुमार ने आपको बताते चले कि बात भी कही थी। उन्होंने कहा था कि करीब फीसदी आबादी 9 तरह से अलग अलग कृषि, जलवायु क्षेत्र, पानी की भरपूर उपलब्धता आदि के जरिए ये संभव है। नीति आयोग ने राजकोषीय स्थिति में संबंध में जारी रिपोर्ट में यूपी को फ्रंट रनर राज्य की श्रेणी में रखा है। तो
तो वहीं खबर सामने आ रही जहां यूपी में निवेश के लिए 19 विदेशी शहरों में होंगे रोड शो। यूपी सरकार ने तय किया करोड़ों का टारगेट, 33 लाख करोड़ का देशी विदेशी निवेश आने का टारगेट। डॉलर की अर्थव्यवस्था को मुहिम तैयारी, इन्वेस्ट यूपी में बदलाव कर बढ़ाया गई भूमिका। न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन, सिंगापुर तक होगा रोड शो। वैश्विक निवेश सम्मेलन में पहले खुलेंगे कार्यालय। सरकार दिल्ली, मुंबई व बैंगलोर में खोलेगी नए कार्यालय। 100 करोड़ लाया जाएगा निवेश। 2027 तक निवेश लाने का लक्ष्य तय। जापान में पेश होगा इन्वेस्टर समिट 2024 का खाका। आपको बताते चले, जापान में पेश होगा इन्वेस्टर समिट का 26 का खाका। वैश्विक निवेश सम्मेलन में खुलेंगे कार्यालय। सरकार दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में खोलेगी नए कार्यालय। 100 करोड़ लाया जाएगा निवेश। 2027 तक निवेश लाने की संभावना। न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन, सिंगापुर तक होगा रोड शो। वैश्विक निवेश सम्मेलन में पहले खुलेंगे कार्यालय। सरकार दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में खोलेगी नए कार्यालय। 100 करोड़ लाया जाएगा निवेश। जापान में पेश होगा इन्वेस्टर समिट 2024 का खाका। न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन, सिंगापुर तक होगा रोड शो। वैश्विक निवेश सम्मेलन में पहले खुलेंगे कार्यालय। सरकार दिल्ली, मुंबई व बैंगलोर में खोलेगी नए कार्यालय। 100 करोड़ लाया जाएगा निवेश। जापान में पेश होगा इन्वेस्टर समिट का नया खाका। न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन, सिंगापुर तक होगा रोड शो। वैश्विक निवेश सम्मेलन में पहले खुलेंगे कार्यालय। दिल्ली सरकार मुंबई व बैंगलोर में खोलेगी नए कार्यालय। तो वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य खुशीनगर पहुंचे, जहां खुशीनगर एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने महापरिनिर्वाण मंदिर में भगवान बुद्ध के दर्शन किए। इसके बाद डिप्टी सीएम पडरौना के भारतीय इंटर कॉलेज में एक प्रतिमा का अनावरण करेंगे और सम्राट अशोक जयंती समारोह में भी शामिल होंगे। इसके अलावा वे पार्टी की पदाधिकारियों से मुलाकात कर संगठनात्मक चर्चा करेंगे तथा अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। तो वहीं जिले के प्रसिद्ध हनुमत धाम में हनुमान जयंती के पावन अवसर पर भव्य आयोजन किया गया। मंदिर परिसर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और पूरे दिन धार्मिक कार्यक्रमों की श्रृंखला चलती रही। इस मौके पर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना भी हनुमत धाम पहुंचे और हनुमान जी की पूजा अर्चना कर प्रदेश वासियों को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दी। हनुमत धाम पर भव्य आयोजन, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पहुंचे धाम। कलयुग में सबसे ज्यादा फल देने वाले परम आदरणीय हनुमान जी हैं। आज उनकी जन्म जयंती है, हम उनको नमन करते हैं। और आज के दिन शाहजहांपुर में 2 दिवसीय हनुमान जयंती मनाई जाती है बड़े धूमधाम से। कल से अखंड रामायण का पाठ प्रारंभ हुआ, जो आज लगभग 11:30 बजे समाप्त हुआ। उसके बाद हवन और फिर ये भंडारा प्रसाद का कार्यक्रम चल रहा है। आज सायंकाल भी भजन संध्या का कार्यक्रम यहाँ पर होता है। पिछले 12 वर्षों से लगातार अनवरत ये कार्यक्रम चल रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि इसमें हजारों लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव आज इटावा के महेवा पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। इटावा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी संविधान को कमजोर कर रही है। हम बाबा साहेब के आदर्शों पर चलेंगे और उनका संविधान कवच बनकर काम करते रहेंगे, जो हमें रास्ता दिखाते हैं। वहीं मन से सपा मुखिया ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं।
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा लगा करके न केवल हम लोगों को बल्कि पूरे पीडीए परिवार को एक प्रकाश स्तंभ की तरह हम लोगों को चलने का मौका दिया है। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो सपना देखा था और जिस संविधान को हमें और आपको दिया है, आज के दिन हम सब पीडीए परिवार के लोग ये संकल्प लेते हैं कि कोई कितना भी साहसी हो जाए, ताकतवर बन जाए, कितना भी तानाशाह हो जाए, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान हम लोग बदलने नहीं देंगे। और इस संविधान के प्रति हम लोग ईमानदारी से खड़े होकर के अपने वोट का अधिकार हमेशा इस्तेमाल करेंगे। तो भाई आपको बताते चले, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ जाए। ईडी ने थीड़ा के वित्तीय गड़बड़ियों की जानकारी मांगी। 8,000 करोड़ के वित्तीय गड़बड़ियों की मांगी जानकारी। कैग की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। कई अफसरों की होनी है जांच। बीते 16 वर्षों में हुई अनियमितताओं पर जानकारी तलब। ईडी लखनऊ जोनल कार्यालय की ओर से लिखा गया पत्र। YIDA के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने जानकारी मांगी। ईडी ने इस मामले में कोई केस नहीं किया दर्ज। 8,000 करोड़ की वित्त पर आपको बताते चले मांगी जानकारी। ईडी ने इस मामले में कोई केस नहीं किया दर्ज। ईडी लखनऊ जोनल कार्यालय में लिखा गया पत्र, वहीं आपको बताते चले 8,000 करोड़ की वित्तीय गड़बड़ियों की मांगी जानकारी। तो वहीं आगरा से खबर सामने आ रही है, जहां करनी सेना का उग्र प्रदर्शन जारी। आमने सामने आई पुलिस वाले करनी सेना के कार्यकर्ता। तलवार डंडों से पुलिस को घेरा। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान पर भड़की करनी सेना। राणा सांगा को गद्दार कहने वाले बयान के विरोध में उग्र प्रदर्शन। रामजी लाल सुमन के खिलाफ हुई जमकर नारेबाजी। हाथों में तलवारें और डंडे लिए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को घेरा। हाथों में तलवारें और डंडे लिए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों का किया घेराव। करनी सेना का उग्र प्रदर्शन। आमने सामने आए पुलिस वाले और करनी सेना के कार्यकर्ता। तलवार डंडों से पुलिस को घेरा। करनी सेना का यह उग्र प्रदर्शन, जहां तलवार और डंडों से पुलिस को घेरा गया। हम प्रशासन से आग्रह करेंगे कि रोज ये ऐलान हो रहे हैं। पहले भी लोगों ने ऐलान किया था, प्रशासन को जानकारी दी। अब नए ऐलान हो रहे हैं। प्रशासन से कहेंगे कि इसका समुचित व्यवस्था करें और प्रशासन की अगर कोई मजबूरी है तो हमें छूट दे दें, हम अपने आप निपट लेंगे। तलवार और डंडों से पुलिस का घेराव। करनी सेना ने किया पुलिस का घेराव। तो वहीं आगरा से खबर सामने आ रही, जहां सपा पदाधिकारी किए गए नजरबंद। करनी सेना सम्मेलन के चलते सपा नेताओं को किया नजरबंद। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर हुई थी तोड़फोड़। सपा जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं ने किए गए नजरबंद। मामला पीनाहट के भदौर रौली स्थित सपा कार्यालय का है। सपा जिला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पे किए गए नजरबंद। करनी सेना सम्मेलन के चलते सपा नेताओं को किया गया नजरबंद। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर हुई थी तोड़फोड़। सपा जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष समेत दर्जनों कार्यकर्ता किए गए नजरबंद। सपा पदाधिकारी किए गए नजरबंद। तो वहीं संडीला कोतवाली क्षेत्र के समदखेड़ा गांव के पास तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक सवारों को पीछे से टक्कर मार दी।
हादसे में कासिमपुर थाना क्षेत्र के धनुआ निवासी बल्लू घायल हो गया, जबकि उसकी पत्नी रीता को 3 वर्षीय बेटी मानवी की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और कंटेनर चालक को हिरासत में लेकर वाहन जब्त कर लिया है। मां बेटी की मौके पर हुई मौत। कंटेनर ने बाइक सवार को पीछे से मारी टक्कर। हादसे में बाल बाल बचा पिता। मां बेटी की मौके पर ही हुई मौत। ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ लिया हिरासत में। आगे की कार्यवाही कर रही पुलिस। तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक सवारों को रौंदा। सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र संडीला अंतर्गत संडीला कासिम रोड समतखेड़ा के पास एक कंटेनर जो कि कासिमपुर की ओर से तथा मोटरसाइकिल भी कासिमपुर की ओर से संडीला आ रही थी। कंटेनर ने पीछे से मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। मोटरसाइकिल पर बबलू पुत्र छेदा निवासी ढगवा थाना कासिमपुर अपनी पत्नी रीता उम्र 30 वर्ष और अपनी पुत्री मानवी 3 वर्ष के साथ सवार थे। कंटेनर ने जिसका नंबर HR 38 AE 4838 के चालक ने पीछे से टक्कर मारी थी, जिसमें श्रीमती रीता और उनकी पुत्री मानवी घायल हो गई थी। तत्काल CHC संडीला इलाज हेतु लाया गया। चिकित्सकों द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया। कंटेनर को कब्जे में ले लिया गया है। चालक हिरासत में है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। हरदोई के सांडी थाना क्षेत्र के भैरमपुर गांव में आंधी तूफान के दौरान कच्ची दीवार गिरने से झोपड़ी में रामप्रकाश गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने उन्हें मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया। रास्ते में उनकी मौत हो गई। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कच्ची दीवार गिरने से अंधेड़ की मौत। रामप्रकाश के परिजनों में शोक का माहौल। हरदोई में आंधी पानी में मचाई तबाही। तो वहीं विंध्याचल स्थित मां विंध्यवासिनी मंदिर में 2 तीर्थ पुरोहितों के बीच यजमान को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। ये घटना नवरात्र के अष्टमी के दौरान शुरू हुई। नोकझोंक के बाद सामने आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों ने तीर्थ पुरोहितों में लाठी डंडों और धारदार हथियारों से जमकर मारपीट हुई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज विंध्याचल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हवाई फायरिंग के भी आरोप लगाए हैं। ये घटना विंध्याचल कोतवाली क्षेत्र के प्रशासनिक भवन के पास हुई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया और जांच शुरू कर दी है। वहीं नवरात्र जैसे पावन अवसर पर हुई इस घटना से क्षेत्र में तनाव का माहौल है। प्रदीप पाठक जो है बॉडम, घर पे आगे गोली चलाया, उसके बाद लाठी से हम लोग को मारे। कुछ बात रही होगी, पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट हुई है जी। और कितने लोगों को चोट लगा है? 5 लोग। 5 लोग को गोली चलाई, यहीं पे चला, वहीं से चलाए हैं। मम्मी पापा लोग बाहर पहले निकले, फिर जब वो लोग आए तो जब वो गोली चलाई तो मम्मी पापा सब लोग अंदर हो गए। जब अंदर हुए फिर सब जब गोली चला लिए तो उनके सब लोग। कौन चलाया है? बॉडम, क्या नाम है हमको नाम नहीं पता। उनके मोटे से हैं, पेट निकला है उनका। जो भी नाम है हमको नाम नहीं पता उनका। फिर उसका जब वो मतलब गोली चलाए, फिर उनके जो भी छीन उन लिए, ठीक है, गोली अंदर रखा गया। फिर वो चाकू लेके दौड़े तो बेटू भाई लोग अपने जान बचाने के लिए, कोई भी गुस्सा में कोई भी कुछ भी वो भोग देगा, कोई देखेगा नहीं कि कौन क्या है। फिर उसके बाद वो लोग उधर खूब लड़ाई, उधर तो खून मजे का गिरा, उधर भी तो कैमरा पूरा लगा। घटना है कि इन लोगों का बच्चों का समझ के कोई केयर नहीं किया और इन लोगों का नवरात्र में कोई वाद विवाद हुआ था। उसके बाद प्रदीप पाठक आज दरवाजे को आकर के फायरिंग करते हुए दौड़ा लिए इन लोगों को। ये लोग घर में घुस गए, फिर निकले,
तो फिर भाग गए वीआईपी की तरफ और लाठी डंडा लेकर दौड़ाकर मारना शुरू किए। तो कितने लोग घायल हैं आप? घायल मतलब जो पकड़ने गया, हम गए, हम घायल हुए। उत्कर्ष झा की मम्मी गई, उसको चोट लगा। उत्कर्ष का पापा गया, उसको चोट लगा। और ऋतिक को कपार में बहुत भयानक चोट लगी है और उसके दोनों हाथ को लाठी मारा गया है। आतेमान दरवाजे फायर करके और ये लोग घुस गए अंदर में। लाइसेंसी बंदूक पता नहीं कौन सा था, लाइसेंसी है कौन सा है कुछ नहीं, काला रंग का साथ था, काला रंग में था। गोली का निशान नहीं लगा? गोली क्या हवा में फायर किया, कैसे किए का बोला जाए तो गोला दांत से निकाले, हाथ से चलाए और उसके बाद इधर तो हड़बड़ाहट में सब अंदर घुस गए देख करके का। उसके बाद जब कुछ हुआ तो वे लोग बाहर झाके और उसी के सामने इनका भी गेस्ट हाउस शक्तिपीठ है। तो वहीं बरेली में गांधी उद्यान में 29 मार्च की रात एक महिला को गोली लगने की सूचना से हड़कंप मच गया था। महिला ने अपहरण, गैंगरेप और गोली मारने का आरोप लगाया था। जांच में पता चला कि मामला पूरी तरह से फर्जी था। मेडिकल रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि महिला ने खुद ऑपरेशन करवाकर सीने में गोली डलवाई थी। बताया गया कि एक अलग के केस के मामले में कोर्ट में सुनवाई कार्यवाही से बचने के लिए उसने ये कहानी रची। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। दिनांक 29 मार्च 2025 को थाना कोतवाली में एक महिला की गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते ही जो थाना पुलिस है, फोरेंसिक टीम है, ये मौके पर पहुंचे थे। जो महिला थी उसको पुलिस द्वारा ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था उसके इलाज के लिए। महिला ने जो तहरीर दी थी और जो घटनाक्रम बताया था उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इन्वेस्टिगेशन गहनता से शुरू की गई। इसके उपरांत जब घटनास्थल और जो उसने घटना बताई थी इसके संदर्भ में जब सीसीटीवी कैमरेज देखे गए, उनका अवलोकन किया गया, तो इसमें पाया गया कि वह महिला घटनास्थल के आसपास घूमती हुई पाई गई और जहां से उसने ये बताया था कि उसका अपहरण हुआ था वहां पे वह खुद ही एक ऑटो में बैठती हुई पाई गई। मेरा नाम श्यामोली कौशिक। सर, षड्यंत्र तो मैं नहीं कह सकती। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मेरा पुराना केस चल रहा है उसमें इंसाफ पाने के लिए मैं मतलब अपनी जी और जान दोनों लगा रही हूँ। मन हर समय कचोटता रहता है कि मेरे को इंसाफ नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला, इंसाफ नहीं